नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आप देख रहे हैं हरियाणा का नंबर 1 न्यूज चैनल खबरें अभी तक, और खबरें अभी तक पर नंबर 1 डिबेट शो सत्ता का महासंग्राम। क्योंकि फतेहाबाद में है तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या विकास के मामले में फतेहाबाद को बाद में रखा गया या सबसे पहले रखा गया। यहां लोगों को बहुत उम्मीदें थी, बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा पहुंचाकर नाम चमकवाया गया। बड़ी बड़ी पार्टियों को जीत दिलवाने में फतेहाबाद का नंबर हमेशा अव्वल रहा। यहां के लोगों ने अलग अलग पार्टियों पर भरोसा जताया, चाहे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। और पिछले 7 चुनाव का लेखा जोखा आप निकाल लीजिए, चाहे गूगल कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा यहां के जो लोग हैं वो वोट यूं ही नहीं डालते हैं। वो पार्टी और कैंडिडेट और मुद्दे सभी के सभी फैक्टर्स को देखकर वोट का इस्तेमाल करते हैं और तब जाकर पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मन में जो भी है उसका खुलासा करते हैं। इसलिए 5 अक्टूबर से पहले क्या होगा यह सवाल आपके मन में है। चुनावी माहौल में आपको बताने वाला हूं। यहां से जो प्रत्याशी है एक बार मैं आपको जानकारी दे दूं। यहां से बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से धूड़ा राम पर भरोसा जताया गया है। इनेलो पार्टी की तरफ से यहां पर सुनैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जेजेपी की तरफ से सुभाष गोरछिया साहब को भी जेजेपी ने चुनावी मैदान में उतारकर टक्कर में रख दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कमल बिस्ला साहब चुनावी मैदान में हैं। तो ये बड़े नेता के तौर पर अपनी पार्टी को मजबूती देने वाले हैं। लेकिन साथ ही यहां की जो जनता मौजूद है जिनके लिए हम फतेहाबाद में आए हैं, ये वो जागरूक जनता है जो सवाल पूछने वाली है। जहां जो पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे एक एक करके उनका परिचय आपके सामने रखता हूं। हमारे साथ इस समय मौजूद है इनेलो की तरफ से विकास मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुकेश बिश्नोई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेजेपी की तरफ से रविंद्र बेनीवाल साहब, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीताराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के नेता थोड़ी देरी से आ रहे हैं, अब क्यों आ रहे हैं उनसे हम पूछ ही लेंगे, लेकिन हम उनसे सवाल जरूर करेंगे। जो सत्ता में होता है उससे सवाल पहला होता है, लेकिन नहीं मौजूद है कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे और इंतजार का फल कड़वा होगा, मैं बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद है उनके प्रतिनिधि। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, हिसाब आपसे ही मांगा जा रहा है साहब। विपक्ष में रहकर क्या किया ये भी बता दीजिए। मैं तो विपक्ष में रहकर जो भी आपने किया वो पूछ रहा हूं। 10 साल क्या किया ना क्या नहीं किया वो तो रिजल्ट आपको जनता ने दे दिया था। अब क्या विपक्ष में रह के हमने इस जन विरोधी भाजपा सरकार की नीतियों का हमने उजागर किया और हमने उन नीतियों के खिलाफ जो इन्होंने जन विरोधी नीतियां लागू करी उनके खिलाफ हमने धरने प्रदर्शन किए, उनके खिलाफ हमने रैलियां की, उसके विधानसभा में हमने आवाज उठाई। विधानसभा में जो मुद्दे थे उनको गर्मजोशी के साथ हमारे नेताओं ने उठाए, परंतु इस सरकार ने एक भी क्या मुद्दे उठाए? हमने इसमें नशे का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया। फतेहाबाद में शिक्षा के तौर पे सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें एक सरकारी कॉलेज फतेहाबाद के अंदर नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी की बेंच नहीं है। जब शिक्षा में पूरी तरह पिछड़ा हुआ है तो रोजगार कहां से देंगे ये? तो ये मुद्दा हमने उठाया। उसके बाद हमने सेम का मुद्दा उठाया। हमारे भट्टू एरिया में, बुढ़प्पल एरिया में सेम है, जहां खाने के लिए उन किसानों को लाले पड़ जाते हैं, उसको सेम को खत्म करने के लिए हमने मुद्दा उठाया। इन्होंने नहीं सुनी। हमने किसानों का मुद्दा उठाया क्योंकि किसान 700 किसान हमारे शहीद हो गए। किसानों को इन्होंने मुआवजा तक नहीं दिया। और जहाँ हमारे फतेहाबाद के अंदर फ्लड आई उसका इन्होंने मुआवजा तक नहीं दिया। और जब किसान वो तो कहते हैं किसानों को मुआवजा तो हमने दिया है, एक एक किसान को दिया है, कम से कम 2-2 रुपए के चेक तो नहीं दिए। 2-2 रुपए की चेक वाली बात नहीं है ये, क्योंकि वो अब यहाँ जो है इन्होंने जो मुआवजा है वो मुआवजा पूरा अभी तक नहीं दिया है। कितना दिया है फिर ये तो बता दीजिए, कुछ तो दिया होगा। इन्होंने वो भी जो लोकसभा के चुनाव कुछ दिया है। सुनो, लोकसभा के चुनाव आए उस वोट के डर से, जनता के डर से इन्होंने थोड़ा सा मुआवजा दिया। बाकी किसान हमारे बहुत से भी रहते हैं, उनको किसानों का मुद्दा शुरुआत में उठ गया। क्योंकि अब ये जान लीजिए हरियाणा में क्योंकि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए किसानों की बात हमेशा होती है। मेरे साथ अब बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए साहब मौजूद हैं, इनका मैं परिचय करवा देता हूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं भारत भूषण बिड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देरी से आए हैं सर, क्या हो गया? सब ठीक है? जी, जाम में था सर। जाम का मुद्दा भी बड़ा है। फतेहाबाद में जाम का मुद्दा भी है क्या? रेड लाइट है सर। रेड लाइट है और कानून का पालन करने के लिए आप आए हैं। मैं आपसे सवाल करा था लेकिन अब अंत में करूंगा क्योंकि आप सत्ता से हैं। अब सुन लीजिए आपके विरोधी क्या कह रहे हैं।
इनेलो जो कि कभी सत्ता में हुआ करती थी, और हम 2019 में भी कहते थे, 2014 में भी कहा, 2009 में भी कहा, क्या हो गया साहब? जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे कि आप भी तो भला कर सकते हैं उनका? इस बार समझा दिया जनता को, और अब जो चुनाव होगा उसमें हरियाणा प्रदेश देखेगा, आप भी देखना। हरियाणा प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से इस बार चौधरी अभय सिंह चौटाला बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनेंगे, और हरियाणा प्रदेश में फिर वही जो सरकार आपके द्वार जो आज भी लोग याद रखते हैं, चौपाल पर जाकर सभी अफसरों को साथ लेकर जो उस समय मुख्यमंत्री थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी काम करवाते थे, उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश का विकास। याद तो आपके विरोधी ये भी दिलवाते हैं कि नौकरियां कैसे दी गई हैं, याद ये भी करवाते हैं करप्शन कितना था, याद ये भी करवाते हैं आपके विरोधी के गुंडागर्दी भी बहुत थी साहब, कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल हमारे खिलाफ मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा। बिल्कुल ही हमारे खिलाफ ये दुष्प्रचार जो है विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जाता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि 3206 जो नौकरियां चौटाला साहब ने उस समय दी थी उसके लिए उन्होंने सजा भी भुगती, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का आज भी कोर्ट जो है साबित नहीं कर पाया कि उसमें कोई करप्शन हुआ था। जो उस समय जिन कर्मचारियों को लगाने के लिए चौटाला साहब को कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बाद में जेल में रखा, आज तक उनमें से एक कोई पार्टी जेल में रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है। कोर्ट ने नहीं रखा उनको जेल बिल्कुल में? अरविंद कैसे केजरीवाल बात कर रहे हैं साहब? अरविंद केजरीवाल को बंद रखा। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको बरी कर दिया, उन पे कोई आरोप नहीं था, वो ऐसे ही 10 साल की सजा काट के आ गए। नहीं, ये तो देखिए कोर्ट का प्रेडिक्शन है, लेकिन जो जो गलत तरीके से मुकदमे बनाकर चौटाला साहब को जेल में रखा गया, वो आज जो मैं ये आपको कहना चाहता था, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। जो कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का जो केस था, उनमें से एक भी कर्मचारी गलत नहीं पाया गया। आज वो भी प्रमोट होकर कोई बीईओ बन गया है, कोई प्रिंसिपल बन गया है, कोई हर प्रकार से उनकी नौकरियां सही हैं। ठीक है, अब विरासत की बात आती है, जब जेडीपी और इनेलो की बात आती है, अब चौधरी देवीलाल की बात होती है। आप कहते हैं आप चलते हैं उस रास्ते पर, वो कहते हैं हम चलते हैं, वो कहते हैं हमारी विरासत, आप कहते हैं हमारी विरासत है, और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा है क्या? कौन है असली हकदार? दुष्यंत चौटाला जी असली हकदार है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया है पिछले 4 साल में। हम जब सरकार में शामिल रहे, हमने जो है किसानों के लिए मुआवजा राशि, मेरी कांग्रेस के भाई ने बताया भी हमने मुआवजा बांटा, उन्होंने 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए के चेक दिए, हमने 15-15 हजार रुपए के चेक दिए। किसानों से आप पूछ लीजिए, किसानों की फसल जो है, किसानों की फसल की 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती थी, 72 घंटे के पेमेंट उनके खाते में आ जाती थी। और आड़तियों के जिनके 2-2, 3-3 महीने पैसे रुकते थे, हमारे आड़त के पैसे भी जो है उनके 15-15 दिन के अंदर उनके खाते में आ गए। किसानों के खाते में सारी पेमेंट उनके सीधी डायरेक्ट खाते में आई, जिससे आड़तियों पर आधारित नहीं होना पड़ा। और जो भाई उन्होंने कहा किसानों की, कांग्रेस के भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 72,000 एकड़ भूमि किसानों की छीन करके बिल्डरों को दे दी। वो बताएंगे मेरे भाई भी किस तरीके से जमीन जो है किसानों से छीनी गई, और जो कोड़ियों के भाव छीनी गई और करोड़ों के भाव अपने दामाद को दी गई। और जो वो किसान आंदोलन कर रहे थे, जेडीपी के साथ वहां पे, वो बिल्कुल आप दुष्यंत चौटाला साहब गए थे वहां पे बॉर्डर पे, वहां जाकर समर्थन दिया था। हमारे ठीक है, हम उसमें चूक कर गए कुछ, लेकिन मानते तो है ना आप चूक कर गए। बिल्कुल ठीक। दिग्विजय चौटाला जी ने हमेशा किसानों का साथ दिया, बोलते रहे। हमारे जब भी जहां भी आंदोलन हुआ, किसान भाइयों से ये पूछ लीजिए, वहां जो है जब भी हमारा समर्थन की जरूरत पड़ी, हमने उनको समर्थन। मैं पूछ लेता हूं ना, यहाँ पे किसान भी होंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ मैं चलता हूं, आम आदमी की पार्टी आप बताते हैं, लेकिन कई बार आपने इतिहास में चुनाव लड़े हैं, हरियाणा में तो हार का इतिहास है, अब की बार उम्मीद कैसे लग रही है आपको, फतेहाबाद से खासकर? कमल जी, इस बार जो है जनता बिल्कुल तैयार है। जो 4 पोडियम आप क्रॉस करके हम तक पहुंचे हैं, तो अगर पहले से ही हम लोग स्टार्ट करें, जेजीपी से हम लोग स्टार्ट करें, तो दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल मलाई खाई, और आज उनको जनता की याद आई वोट के समय। अगर इनेलो की बात करें तो इन्हें परिवारवाद के लिए इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर आज इनका सिर्फ इतना ही सिंबल रह गया है कि इन्हें चौटाला साहब की घड़ी और छड़ी पे चुनाव लड़ाने की जरूरत है, कि उनकी घड़ी और छड़ी लड़ रही है, अदरवाइज सारे परिवार को इन्होंने उतार चुके हैं। परिवारवाद में इन्होंने सबको क्रॉस कर दिया है। और बीजेपी की अगर बात करें तो हम मुद्दे इतने, मैं अगर मुद्दे गिनाने लगूं तो सुबह से शाम हो सकती है, मुद्दे खत्म नहीं होंगे, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। नशे का प्रकरण इतना है, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं। अगर केंद्र सरकार ने, केंद्र में इनकी सरकार है, उन्होंने घोषित किया है कि फतेहाबाद जिले को अगर टॉप में अगर किसी का नाम आता है, फतेहाबाद जिले का आता है नशे के व्यापार के अंदर।
जिसके अंदर सबसे ज्यादा नशा बिकता है, ये केंद्र ने घोषित किया है। पंजाब में नशा है, जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। पंजाब में नशा है? मैं बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ हरियाणा के जो भी इलाके हैं, कहा जाता है वहां से भी नशा आता है। वहां सरकार किसकी है? जी कमल जी, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, आप रूट पे जाइए कि भारत के अंदर नशा कहां से आया। गुजरात बंदरगाह में सबसे बड़ा नशे की जखीरा पकड़ा गया आज तक। वो बंदरगाह सबको पता है किसकी है, गुजरात में सबको पता है सरकार किसकी है। अडानी का बंदरगाह है, वहां पे सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा जखीरा पकड़ा गया है जो नशे के अंदर। अगर फिर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो साहब ने बोला कि मुद्दा भी उठाया गया जी, नशे का मुद्दा सबसे अधिक है और पूरी जनता जानती है कि आज जो लोग विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं उन पे जो है नाम दिए गए हैं, एक जो है नशे का व्यापारी, एक कब्जाधारी, एक जो है भ्रष्टाचारी। तो वो नशे का व्यापारी किस विधायक के लिए जो जनता नाम लेती है वो आप जनता से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सबको समय दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आप सुन लीजिए क्योंकि ये पहला मौका है, फिर हम आपके पास आएंगे। बीजेपी सत्ता में है और 10 साल से गठबंधन में भी थे और पूर्ण बहुमत की सरकार भी थी। बहुत लंबा रिपोर्ट कार्ड होगा और मैं देख रहा हूं बहुत पेज भी लेकर आए। मैं मौका देता हूं आपको चंद लम्हों का, अब आप बताइए काम क्या करवाए। भारतीय जनता पार्टी की 2 दशकों से सरकार, 1 दशक से सरकार है। अगली बार की तीसरी बार के लिए जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने के लिए। क्यों सौंपने वाली है मैं बताना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के 1,45,000 पक्की नौकरी देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 70 साल से ठेका प्रथा के लिए हर पार्टी के लोग गेट मीटिंग कर्मचारी करते थे। ठेका प्रथा में उनके सिर पे तलवार लटकती रहती थी। उस ठेका प्रथा को समाप्त करके HKRN के माध्यम से 1,20,000 लोगों की नौकरी सुरक्षित करने का काम किया है। इसलिए युवा का वोट चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए इस समय हरियाणा के अंदर 184 कॉलेज हैं। भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल में 79 कॉलेज बनाए गए हैं। यहाँ फतेहाबाद के अंदर कुल 5 कॉलेज हैं। एक हमारे पास में, यहाँ पार्क के पास में प्राइवेट कॉलेज है, MM कॉलेज, जो समाज के लोगों का, बत्रा परिवार का, गेरा परिवार का, इनका मिलकर बनाया हुआ है। 4 सरकारी कॉलेज हैं, इनमें से 2 अभी, एक भूना के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। उससे पहले एक जो है अभी जो गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज है, कोएड कॉलेज है, अभी फतेहाबाद में बना है। ये 2 कॉलेज अभी बने हैं। इसके अलावा 2 और सरकारी कॉलेज हैं। एक फतेहाबाद का गर्ल्स कॉलेज, वो विकास पार्टी के साथ हमारी गठबंधन सरकार थी, हमारी पार्टी के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बनाया था। एक 1987 में चौधरी देवीलाल के साथ गठबंधन सरकार थी तो गवर्नमेंट कॉलेज भट्टू बना था। कुल 4 सरकारी कॉलेज हमारी पार्टी के शासन में बने हैं। प्रश्न है कि बाकी पार्टी के लोगों ने कब और क्या क्या किया। वो कह रहे हैं आधा तो हमने करवा दिया, जेडीपी कहती है आधा तो प्रेशर हमने डाल के 3,000 रुपए पेंशन भी करवाई। गठबंधन का इनको जितना क्रेडिट, जितने परसेंट है, मैं देता हूं। भाई साहब को नमस्ते भी कहता हूं। इनको जो क्रेडिट है, हमारे साझीदार रहे हैं, इन्होंने मिलकर हमारे साथ काम किया है, कुछ निस्संदेह इकट्ठे काम किया है। मैं आपको किसानों के बारे में कहता हूं। बताइए कौन सा प्रदेश है जो 24 फसलें MSP पे खरीदता है? कौन सी सरकार ने किसानों को सम्मान निधि देने की शुरुआत की? चौधरी देवीलाल को सैल्यूट करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन 1986 में शुरू की थी, 100 रुपया, लेकिन 26 साल के अंदर हुड्डा सरकार तक 26 साल में वो 100 रुपए से 750 तक पहुंचे थे। लेकिन 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 750 से बढ़ाकर 3,000 करने का काम किया है। ये आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र बता रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पेंशन 3,000 है, पंजाब में 1,500 क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ ताऊ को पेंशन 60 साल की उम्र में मिलती है, हमारे पंजाब में सरदार जी के लिए 65 साल उम्र क्यों है? ये आम आदमी की बात करते हैं। इस हिसाब से तो दूसरी राज्यों में जहां पर आपकी सरकार है वहां भी 3,000 होनी चाहिए। इस हिसाब से तो वहां भी 3,000 होनी चाहिए। बताइए कहाँ 3,000? इसके अलावा 3,000 नहीं, बाकी राज्यों में भी तो सरकार है। अधिक। इसके अलावा हमने MBBS की सीटें, इसका तो जवाब दीजिए ना। ये थोड़ी जो मन में आया है और जो लेकर आए वही बोलेंगे। मैं उत्तर देता हूं। बताइए। उत्तर ये है कि आपने कहा कि किसानों का भला किया। आपने कहा कि 24 फसलों पर MSP पूरे देश में सिर्फ हरियाणा दे रहा। आपने ये कहा पूरे देश में एक ऐसा राज्य और सरकार बताइए जिसने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर किए, ये भी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है कि एक भी किसान पर, किसान अन्नदाता है, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि किसान की तरक्की के बिना तरक्की नहीं होगी। किसान को ऋण मुक्त करना, किसान को KCC दिया, वाजपेयी साहब ने दिया।
किसान के लाल डोरे में जमीन का मालिकाना हक दिया, बैंक उनको एंटरटेन नहीं करते, शहर के लोगों को लोन देते हैं, लेकिन अब गांव के मकान पे भी लोन मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और भी मुद्दों के साथ मैं आपके पास आऊंगा। अब जनता का समय है, हाथ खड़े कीजिए, सवाल आपका, जवाब इनका। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। मेरा जवाब ये इनसे लेना है मैंने, सीताराम जी से, जो कांग्रेस के अभी यहाँ आए हैं। तो ये पोर्टल के बारे में मेरे को बताएं भी, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, पोर्टल के बारे में आपका सवाल क्या है? मेरे को बीजेपी से सवाल करना है। ये कह रहे हैं 24 MSP हमने कर रखी है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ भाई, हरियाणा के अंदर नारियल की खेती कहाँ होती है? इन्होंने नारियल की खेती को ही उसमें ले रखा है। ये तो सवाल है भाई, आप बताइए, बताइए। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि आज कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन, उस पे अपना स्टैंड क्लियर करे। कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ 19 फरवरी 2023 को कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ। हरियाणा का कर्मचारी प्रदेश के लिए राजस्व जुटाने का काम करता है और उस राजस्व के ऊपर नेता लोग कई पेंशन लेते हैं। अभी खट्टर मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा, वो अभी पेंशन ले रहे हैं और आगे सांसद बन के, वो मंत्री बन के अगली वेतन ले रहे हैं। सवाल बताइए, सवाल। राजस्व के ऊपर नेता लोग क्यों मौज लूटते हैं, लेकिन किस हरियाणा का पार्टी कर्मचारी से सवाल आपका, बताइए। हमें बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है कि ओपीएस जब कर्मचारी मांगता है, उनका लाठियों से स्वागत क्यों होता है? बीजेपी से हमारा ये सवाल, यही सवाल है। यूपीएस पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं एनपीएस ओपीएस नो 1% भी भरोसा नहीं है। सारे कर्मचारी है, यूपीएस तो एनपीएस से भी खराब है। कर्मचारी। जी सर। बीजेपी वाले शिक्षा देने की बात करें, कितने स्कूल बंद किए ये पूछियो ना पहले इनसे। आपका भी सवाल है, महिला है यहाँ पर एक, बताइए मैम। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि विधायक जी खुद, उनका ये बयान है कि भी कल को हम, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं पहले अपने घर वालों को नौकरी दूंगा और घर वालों को लगाएगा। कांग्रेस से सवाल आपका। कांग्रेस से सवाल है, तो ये बताइए, अगर वो विधायक बनते हैं तो वो अपने घर की देते हैं, इस जनता को कब देंगे? ठीक है, एक एक करके सवालों का जवाब ले लूंगा। तालियां बटोर ली मैडम आपने। पहले मैं कांग्रेस से कर लेता हूँ। 2 सवाल आपके लिए आए हैं। पहला कि भाई साहब, पोर्टल से क्या दुश्मनी है? अब सरकार में आएंगे, जो भी पोर्टल पर काम चल रहा है वो बंद करवा देंगे। पहले तो ये जवाब दे दीजिए। पोर्टल की एक तो ये खामी है, जैसे एक किसान के 50 मन सरसों हुई तो सरकार कहती है कि हमको 20 मन खरीदेंगे, तो 30 मन वो किसान कहाँ बेचेगा? कहाँ बेचेगा वो 30 मन? एक तो ये खामी है। फिर वो दिखेगा कैसे? आप आ जाए सरकार में, आप एक भी ना खरीदे तो किसी को क्या मालूम? हम सारी समस्याओं को समाधान करेंगे। एक बहन जी ने जो सवाल पूछा, आपके विधायक का वीडियो वायरल हुआ। एक तो फरीदाबाद एनआईटी से है नीरज शर्मा जी, एक असम से है गोगी साहब। उन दोनों के जो वीडियो वायरल हुए उस पर अब जनता सवाल पूछ रही है। मैं बहन जी के सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं बहन जी, उन्होंने ये कहा पूरा हरियाणा है ना, पूरा हरियाणा हमारा घर है। आप मतलब उस बयान के साथ है? पहले तो ये बताइए, पहले आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उस बयान के साथ सहमत हैं? पहले तो ये बताइए, 1 मिनट मैडम, उस बयान के साथ क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सहमत है? मैं क्लियर कर दूंगा उसमें। उन्होंने ये कहा कि हमने भाजपा सरकार ने जो 52 एसडीओ बाहर के लगाए, यहाँ के 6-7 लगाए, 52 बाहर के लगाए, तो उस पे उन्होंने कहा कि हम हरियाणा हमारा घर है और हम घर के लगाएंगे। तो इन्होंने और एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ ना, आप बैठिए, मैं पूछ लेता हूँ। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, नीरज शर्मा जी ने कहा था कि 50 वोट और 1 नौकरी, उस बयान से सहमत है आप या उसका भी स्पष्टीकरण देंगे? भाई उस बयान को मैंने सुना नहीं है, कहा कि जो सुनने की बात है वो सुन ली, बाकी इधर उधर उन्होंने पूरा हरियाणा सुन रहा है। उन्होंने इस परिदृश्य में नहीं कहा कि हम वोट के बदले नौकरी देंगे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। सरकार ने खर्ची पर्ची नहीं चलेगी, ये पूरी तरह से आपके चैनल के सामने मैं आपको बधाई देता हूँ। ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज है कि कांग्रेस के प्रवक्ता खर्ची पर्ची के मुद्दे पर अभी तक खबर लाइव में बेनकाब कर दिया है। बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ एंकर साहब। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं खर्ची पर्ची हमने बंद कर दी। हरियाणा के अंदर 1,82,000 पद खाली है और इन्होंने केवल 9 महीने के केवल 6,000 पद अभी तक भरे, 13,000 पद खत्म कर दिए और ये कह रहे हैं हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। 1,44,000 के करीब हमने नौकरियां दी, वो इनको बोलिए रिकॉर्ड लेकर आए। अभी तक जनता के अंदर 1,82,000, ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, 1,82,000। आपको क्या लगता है कितनी नौकरियां दी होंगी? वो भी आंकड़ा बता दीजिए, आप इतना आंकड़ा लेकर आ रहे हैं। 9 महीने के अंदर केवल 6,000 नौकरी इन्होंने दी है। 9 महीने? 9 महीने के अंदर
आप पूरा बताइए ना, सालों का हिसाब किताब कर दीजिए। पूरे 1,82,000 पद तो खाली है, 10 साल में नौकरी दी कहाँ है जो मैं ठीक है ठीक है, एक ओपीएस का मुद्दा था, उसके बाद आऊंगा सर मैं आप दोनों के पास। वहां कर्मचारी संगठन से जुड़े लोग हैं, देखिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब आपकी आवाज तो मुझे उठानी होगी ना, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। ओपीएस क्यों नहीं देख पा रही बीजेपी? कह दीजिए ओपीएस कर देंगे लागू। देखिए एनपीएस सरकार, पार्टियां बदलती है, सरकार आती है, उनको पॉलिसी कंटिन्यू करना पड़ता है। हरियाणा में एनपीएस लागू किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। केंद्र में एनपीएस का मसौदा आया था, मनमोहन सिंह सरकार ने तय किया था, उसमें सुधार करके। सच में ये सच है? ये सच है पक्का? मैं पूछ लूं दोबारा आपसे, 1-2 मिनट दूं, गूगल कर लो। बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए गूगल, उसका मसौदा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काउंटर। अटल बिहारी सरकार में 22 दिसंबर 2004 को एनपीएस का नोटिफिकेशन हो चुका था, 1 जनवरी 2000। अब बताइए, ठीक है ये बात ठीक है, हाँ ये तो मान लिया। ये कह रहा हूं कि अब कर्मचारी संगठनों को बुलाकर प्रधानमंत्री जी ने बात की है, और जो रास्ता यूपीएस निकाला उस पे सारे कर्मचारी संगठनों ने सहमति दी है। अगर किसी की सहमति नहीं है तो भी उनको बुलाकर बातचीत करके कर्मचारियों की हर बात को माना हिमाचल जाएगा। में सरकार बना गए वो ओपीएस के मुद्दे पर, ओपीएस के मुद्दे पर सरकार बना गए। हरियाणा में फिर से वायदा कर रहे हैं वो तनख्वाह नहीं दे आपको पा डर रहे नहीं हैं। लग रहा क्या? भाई साहब सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। यूपीएस के मुद्दे पे कर्मचारी नेताओं के साथ जो भी इनकी मांग होगी, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करने का वचन प्रधानमंत्री। ठीक है भैया, जब बीजेपी के मेरे भाई ने जो काम गिनाए सरकार के अंदर, 4.5 साल के उन्होंने काम गिनाए, भी हमने साझे मिलकर किए। मैं भाई साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो काम दूसरे चौटाला जी ने किए, उन्हीं डिपार्टमेंटों का भाई साहब नाम नहीं ले पाए, बाकी डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं ले पाए, क्योंकि एमएसपी लागू किया किसने किया, डिपार्टमेंट किसके पास थे और किसके पास थे। जो रोडों का गिनाया वो किसके पास था, जो लाल डोरे का गिनाया वो डिपार्टमेंट किसके पास था। तो भाई साहब का धन्यवाद करता हूं कि बीजेपी का प्रवक्ता होकर के भी हमारे दूसरे चौटाला जी के नाम गिनवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और दूसरी भी एक बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, पेंशन है सर आपकी? पेंशन है पेंशन? हाँ ना बीएसएल डिपार्टमेंट को 2017 से अब तक पे स्केल नहीं दिया गया है। पेंशन है आपकी? हाँ पेंशन है। कितने रुपए मिलते हैं? पेंशन 39,000 रुपए। नहीं बुजुर्ग पेंशन भी मिलती है? बुजुर्ग नहीं है भाई, बीएसएनएल से रिटायर हूँ। गुड इवनिंग यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। खबरें अभी तक यू आर हियर विद अस इन फतेहाबाद नंबर 1। यू आर डिलाइटिंग सर हिंदी में ओके ओके, चलिए मैं हिंदी पे आता हूँ। आर यू हैप्पी नाउ? ओके, देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक वो चैनल जो इतना नामी नहीं है वो इन चीज़ों को आके कवर कर रहा है। वी आर अगेन थैंकफुल टू यू खबरें अभी तक। एक नंबर 2, पांचों पार्टी, सभी पार्टीज के नुमाइंदे यहाँ स्टैंड्स पे दिखाई दे रहे हैं। सभी से मेरा केवल एक क्वेश्चन कि मान लीजिए आपका नुमाइंदा, आपका रिप्रेजेंटेटिव यदि चुनाव जीत के आता है तो कोई एक ऐसा काम जो फतेहाबाद की आम जनता के लिए किया जाएगा। ठीक है, इधर से सवाल किसी का हो? भाई साहब आपका हो गया, कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या? 50 मन गेहूं वो जो सरसों उगाता है वो किसान मिलवाओ मेरे को। 32 ये मन मैं 2 एकड़ की बेच के गया हूँ यहाँ पे, मेरे पास पोर्टल भी है, पेमेंट भी आई हुई है। 50 वाला मन वाला किसान मिलवा दो। आप किसान है क्या? कोई किसान है यहाँ पर जो सच्चाई बता दे? किसान है? किसी पार्टी से जुड़े हैं? अच्छा बताइए फिर सच्चाई क्या? किसानों का भला हुआ क्या इस सरकार में? नहीं हुआ। क्या दिक्कत? एक तो भाव नहीं है, उठान नहीं हो रहा है गेहूं का, पेमेंट नहीं। 24 फसलों पर एमएसपी वाला जो राग अलापा जा रहा है वो समझ में आ रहा है वो गाना? नारियल क्या केरला से ले आए यहाँ? केरला से लेकर बेचे, इनको पूछो। 24 से वो नहीं है तो क्या? ऐसा है, किसानों के लिए कुछ काम हुए हैं, बहुत बढ़िया वाले हुए हैं। अब इस 6 माही में जिन भाइयों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा कराया है, लगभग के खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ आ चुके हैं। कोई सवाल है आपका किसी पार्टी से? ना, कोई सवाल नहीं है, बस आप कह रहे हैं किसानों का भला हुआ है। इधर से आपका सवाल हो गया था भाई साहब, सबको मौका दूंगा मैं एक एक करके। और किसी का इधर से सवाल? मैडम आपको हो गया, आपका सवाल किसी का? जी मैं बोल रहा हूँ जी, बीजेपी सरकार ने किसानों ने जाते हुए दिल्ली सड़कें तोड़ी, क्यों तोड़ी गई ये? हाँ किसानों को, हाँ दिल्ली जा रहे हैं जब। अब एक शिकायत है, जब किसान आंदोलन हुआ तो उस दौरान जो प्रदर्शनकारी किसान थे उनके साथ जो व्यवहार किया गया, यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं था साहब।
उस पर कोई पछतावा है आपको बीजेपी को, या जो किया वो ठीक आपको लगता है? किसानों का आंदोलन हुआ था कंडेला में, 3 घंटे जाम रहने पर गोलियां चलाकर 9 किसानों की आप अपनी बात कर दीजिए ना, वो तो मैं कर लूंगा, वो उनसे सवाल कर लूंगा। मैं बता रहा हूं भाई, चौटाला सरकार के टाइम में, हुड्डा सरकार के टाइम में, जब भी बिजली के लेकर, फसल को लेकर किसानों ने आंदोलन किया, किसानों पर गोलियां चलाकर, मतलब उन्होंने गोलियां चलाई तो आप लाठी मारेंगे? आप लाठी से काम चला देंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी पर बल प्रयोग करने का कोई इरादा सरकार का नहीं था, ना ही किया गया। वो कैसे हो गया फिर? भाई साहब, वो जो बॉर्डर पे रोकने का मैटर है, वो दिल्ली राजधानी की सुरक्षा मामला, वो प्रशासन का मामला है। हम उनसे बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्या आप लोगों ने लाल किले का झंडा लहराता हुआ सीन नहीं देखा था? क्या दिल्ली की जनता को हम फिर से अनकंट्रोल्ड भीड़ के सहारे छोड़ सकते हैं? क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है? क्या विज्ञान भवन में बातचीत के लिए इनको नहीं बुलाया? बताइए साहब, किसानों को टेबल पर बुलाया बातचीत के लिए, और एमएसपी की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि गारंटीड एमएसपी देंगे, हम कानून भी लाएंगे, ये अब क्यों याद आ रहा है भाई साहब? ये हमने छत्तीसगढ़ में भी एमएसपी दी है और हिमाचल में भी दी है, हमने राजस्थान में कानून बना दिया वहाँ पे, हमने भी दी है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। और हम जैसे ही सरकार हमारी बनेगी तो हम कानून बनाएंगे, इसमें जल्द से जल्द कानून बनाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अभी क्यों याद आ रहा है? अभी क्यों? और अभी इन्होंने ओपीएस की बात करी, मैं इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं। ओपीएस हमने राजस्थान में भी लागू किया, ओपीएस हमने मैं तो किसानों की बात कर रहा हूँ पहले। अभी क्यों याद आ रहा है एमएसपी गारंटी कानून? क्योंकि सवाल इसलिए है, 2005 के बाद से आपने हरियाणा में सरकार बनाई, सेंटर में आपकी सरकार थी, इतना बढ़िया मौका मिलता है क्या? इनको मिला, चलिए इन्होंने गवा दिया, इन्होंने कहा भी हम तो 24 फसलों पर एमएसपी करके हम दे देंगे, और हम दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप बताइए। देखो अब जो है, अब पानी यहाँ सारी फसलें का उगान हुआ है अब, और किसानों की मांग है, तो उस मांग को हम पूरा जल्द से जल्द करेंगे। पहले नहीं थी मांग? नहीं, पहले भी हमने जितनी हो सकी हमने उन फसलों पे दी है। किसानों के लिए क्या क्या मेहता साहब? किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी पिछले साल ही फरवरी में इन्होंने 1-1 फुट की इतनी बड़ी बड़ी किले गड़वा दी, नहरें तोड़ दी गई, बॉर्डर की सड़कें बंद कर दी गई, और किसानों के लिए इन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया, जो लोग पंजाब से किसान हरियाणा होकर दिल्ली जाना चाहते थे, इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जैसे पाकिस्तान से कोई इंडिया में आना चाहता हो। मोबाइल की जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन बंद रखी गई। एक इमरजेंसी जैसा माहौल एक ऐसा क्रिएट किया गया, लोगों के मन में डर पैदा किया गया। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में गोलियां तो नहीं चलाई, कम से कम हमने। गोलियों की बात करता हूं, इन्होंने गोलियां भी चलाई हैं, इन्होंने पहलवान बेटियों पर अत्याचार भी किए हैं। अगर ये पूरी जनता बैठी है, किसानों के लिए अगर किसी ने त्याग किया है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया, जब उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देकर, अगर आज के टाइम में कोई सरपंच की कुर्सी नहीं छोड़ता, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और लोगों ने दोबारा उनको जिताकर विधानसभा। आपने क्या किया? अभी दे देते मेरे एक विधायक से इस्तीफा दिलवा देते। मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है इस्तीफा भी दिया अभय सिंह जी ने, लेकिन अब मैं मेरे भाई से पूछना चाहता हूँ, अब सरसा में क्या चल रहा है? गोपाल कांडा की कोठी पर 2 झंडे, एक बीजेपी का एक खुद का है, अभय सिंह की कोठी पर एक गोपाल कांडा का है, एक उसका है। ये कौन सा गठबंधन है? जो किसानों पर अत्याचार हुए उस समय ये भी पार्टनर थे भारतीय जनता पार्टी के। और दूसरी बात, ये जिस पार्टी से है मैं उस पार्टी में भी रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पैसा, झूठ और लूट इनका काम है। और जो ये बात कर रहे थे, अब इन्होंने बात छेड़ी है, जो ये बात कर रहे थे कि जो दुष्यंत चौटाला के पास महकमे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी में खूब लूट मचाई, सड़कों में कमीशन खा कर एक ऐसा। ये सेटिंग बताइए कैसे हो जाती है, ये ट्यूनिंग कैसे बैठ जाती है? आप वहां पर क्यों नहीं उतार रहे उम्मीदवार? गठबंधन और वो बीजेपी सपोर्ट कर रही है, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुझे कोई पता नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट किया है। गोपाल कांडा जी का बयान ऑन रिकॉर्ड है, मेरे फोन में पड़ा हुआ है कि मुझे भाजपा का कोई समर्थन नहीं है और ना ही मुझे चाहिए। और गोपाल कांडा जी ने कहा हम समर्थन करेंगे। 2 जवाब देता हूँ, 2 झंडे की लगा लो। आज तेजा खेड़ा सिरसा में जाके बात कर लूंगा ना इसकी, आज फतेहाबाद की बात करते हैं और मैं सिरसा में कर लूंगा। समय गवा रहे हम, समय गवा रहे। आज तेजा खेड़ा फार्म हाउस है, वहां पर 2-2 झंडे, इन्होंने हमारी पार्टी से गद्दारी करके एक जेजेपी का झंडा नहीं लगा दिया वहां पे, तो ये कांडा की क्या बात? इधर सवाल था, बताइए भाई साहब। मैं अभी बाबूजी एक बात कर रहे थे, मैं बाबूजी की बात का जवाब देता हूं
इस पार्क का निर्माण चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था 2005 में, और आज तक इस पार्क की कोई सुध नहीं ली गई। इसकी जो बीच में रेलिंग टूटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 मरला कॉलोनी के कई पार्क है, हुड्डा के कई पार्क है, जब 3-3, 4-4 फुट की घास उगी हुई है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया। जो मूलभूत सुविधाएं भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और दूसरी बात, आपका कुछ बात है जी। यहाँ हमारे शहर के और भी मुद्दे हैं, आप हमें 2 मिनट का टाइम बोलिए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पानी निकासी का। जब थोड़ी सी बरसात होती है तो फुहारा चौक पे झील बन जाता है शहर पूरा, पानी इतना भर जाता है कि आम जनता को चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पानी का है, दूसरा शिक्षा का है, तीसरा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। और ये जो बीजेपी सरकार है ये डिवाइडर को बनाती है और तोड़ देती है, डिवाइडर बनाती है और तोड़ देती है, उसमें मोटा करप्शन करती है ये। और जो चौक होते हैं उनको तोड़ते हैं और दोबारा बनाते हैं, ये उसको बड़ा करप्शन करती है। और इस करप्शन का नगर परिषद में करप्शन का भी आरोप लगता है और उन्होंने उसी का जिक्र किया। सब कोई करप्शन नहीं है, करप्शन करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई साहब, आपके माध्यम से ये बहुत अच्छा अवसर है, चुनाव की बात है, विधानसभा चुनाव की बात है, मैं लोकल मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये फतेहाबाद मंदिरों का शहर है, झाड़ साहब का शहर है, दुर्गा मंदिर का शहर है, ये सिरसा संतों की धरती है। और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे लगभग हर परिवार, बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, जीव अभयारण्य छोड़ा हुआ है 180 एकड़ में। यहाँ पे लोग काले हिरन को मारने के कारण से सलमान खान के पीछे 10-10 साल तक पीछा नहीं छोड़ते। ये सत्संगियों का शहर है, राधा स्वामियों का शहर है, स्वामी गीतानंद दिव्यानंद जी के शिष्यों का शहर है, शाकाहारियों का शहर है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसकी दिनचर्या, यहाँ लोगों की दिनचर्या हवन यज्ञ से शुरू होती है, लोगों की दिनचर्या पीपल पे पानी चढ़ा के शुरू होती है, उनकी दिनचर्या दिन में 1000 मुर्गे काट के शुरू होती है। ऐसा क्या भाई साहब? नहीं, ये हमारे जो विधायक है, पहले भी विधायक रह चुके हैं, जनता ने पहले भी भारी बहुमत से जिता के भेजा था और अब भी भारी बहुमत से जिता के भेजेगा। ये लोकप्रिय जो कह रहे हैं वो ठीक है क्या? नहीं, ये बीजेपी सरकार है, वो झूठ का पुलंदा है, ये गलत तथ्यहीन। ये बलवान सिंह का एफिडेविट है, आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। ये चूजों से मुर्गे तैयार करके 33% शेयर इन, भाई साहब कैमरे से दिखाइए, जेएसपी हैचरी फार्म फतेहाबाद, छोटे छोटे चूजों को, 20% चूजों को मिक्सर में डाल के क्रश कर देते हैं, सवेरे सवेरे चूड़ा करके बाकी 80 के सामने डाल देते हैं। इतना विभत्स काम करने वाला, उनके आसपास के किसान परेशान है, बदबू आती है सारे इलाका में हजरावा के किसानों को। इस पर जवाब छोटा सा खत्म कीजिए। इस पे ये झूठा आरोप लगाते हैं और ये खुद बुच्चड़ खानों को, हिंदुओं को बुच्चड़ खाने ये यूपी में देते हैं, पूरे भारत में देते हैं। जी कमल जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो फतेहाबाद के मुद्दे ये लोग जो है ना इसे आपसी डिबेट में दबा रहे हैं। फतेहाबाद का अहम मुद्दा है सेम का मुद्दा। आज फतेहाबाद जिले के 30 गांव है जो सेम से प्रभावित हैं। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कमल बिसला ने 70 दिन का धरना दिया, जिसने जो है 100 करोड़ का बजट, जो कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक है वो भी नहीं ला पाए, 100 करोड़ का बजट पास करवाया सेम के लिए। मैं तो इन जितने खड़े हैं यहाँ पे, जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे अलग अलग पार्टी से, उनसे ये कह दीजिए कि हल्के के जो लोग जो सेम से प्रभावित गांव उनके नाम बता दें, इतना ही काफी है। ठीक है। और यहाँ से सवाल था, एक भाई साहब थे, कहाँ थे? जी। कमल बीसला की प्रचार के लिए मैं आम पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि उसके प्रचार के लिए कितने स्टार प्रचारक आए हैं? एक भी स्टार प्रचारक नहीं है। एक सवाल भाई साहब, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है, इनको बताओ भैया आपने क्या क्या किया 70 साल में? क्या किया? कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, बीजेपी में दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल साथ में सरकार चलाई, ये सड़कें उसी की मनवाई हुई देन है। ठीक है, दुष्यंत जी ने जो किसानों का मुआवजा दिलवाया तो वो दुष्यंत की देन है। मैं ये है ना, इनका जवाब देना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है और लोगों को सामने अपने प्रोग्राम लेके जाता है और एक एक बात बताता है, 5 गारंटी बताता है भी क्या क्या आम आदमी पार्टी की सरकारों ने आज तक सवाल है। सवाल बीजेपी से है और मिडा साहब से है, जो ये कह रहे हैं ऐसे क्रैश कर देते हैं, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? किस लिए कार्रवाई? कुछ कार्रवाई की बात भी है क्या इसमें? और पब्लिक का सवाल है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर मैं मुद्दों की बात करूंगा। एक नशे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है फतेहाबाद में, उससे चूकूंगा नहीं मैं। मैंने ये डॉक्यूमेंट रखा है आपके सामने,
उन्होंने खुद एफिडेविट फाइल किया है कि कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं क्या वो? गैर कानूनी नहीं है, अनैतिक है, लोगों की संवेदनाओं के अनैतिक तो पूरे देश में हो रहा, बंद करवा देंगे आप हर जगह। पूरे देश में मुद्दा उठाइए, आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए उसको कि बंद करवा देंगे हम। बोलिए, देखो पब्लिक भी कह रही है, आप उसको मैनिफेस्टो में डाल दिए, खत्म करवा दीजिए। पूरे देश में क्या मुर्गा नहीं कटना चाहिए या चिकन नहीं बनना चाहिए, ये कह रहे हैं क्या आप? देखिए, कम से कम एमएलए पद का जो उम्मीदवार है, वो आपके नाम गिनवा दूं सर मैं? आपके विधायकों के नेताओं के कितने होंगे? अगर मैंने गिनवा दिए ना तो बहुत तो गिनवाने दीजिए। नहीं, आप ऐसे कह रहे, क्या आप उसको टिकट नहीं देंगे अगर किसी का बिजनेस ऐसा होगा तो? नहीं, हम आप पार्टी से निकाल देंगे अपने नेताओं को? हम बिश्नोई समाज, गोपालक समाज, आर्य समाज, राधा स्वामी समाज, शाकाहारी समाज, जैन समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को टिकट आपकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय नहीं है? पार्टी की राय है। जो व्यक्ति की, जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ उसका बिजनेस ऐसा होगा, निकाल देंगे पार्टी से? बिल्कुल, हम उसको लेंगे ही नहीं। जो लोगों की संवेदनाओं के बहुत से होंगे सर। नहीं भाई साहब, हम नहीं, तो बयानबाजी होती है। ये सिरसा लोकसभा में मांसाहारियों का कोई काम नहीं जी। ये भी मुद्दा होता है क्या? मैं नशे के मुद्दे पर आऊंगा। नशे का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा आप मानते हैं भाई साहब? इतने युवा है, आपको कोई सवाल है? हाँ जी, ये मीठा साहब का ये सवाल है। ये कह रहे हैं भाई इन्होंने बुच्चड़खाना खोल रखे और खोले। ये किसानों की एक खेती है, ये इनकी जो गवर्नमेंट है ये उस पर 75% सब्सिडी दे रही है। अगर ये इतना कहना चाहते हैं सब्सिडी बंद करो। मैंने ये सवाल पूछा, नशे का मुद्दा कोई बोलना चाहता है इस पर? आप बताइए सर। नशे के खिलाफ सरकार बोल सकता है, लेकिन माता पिता को भी सख्त होना पड़ेगा। बच्चा कितने बजे घर आता है, कितने बजे बाहर से जाता है, ये बच्चे माँ बाप खुद देखना पड़ेगा। माँ बाप सामाजिक चर्चा का विषय तो है भाई साहब। मेरा सभी पार्टियों से एक प्रश्न है कि जब एक चपरासी लगाते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है, जब एक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कोई आता है तो उसके लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग जो बड़े बड़े नशे के व्यापारी हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे दी जाती है। जो दल को किसको टिकट दी? बलवान सिंह दौलतपुरिया को देख लीजिए जी। है कोई नशे में? जी, आप ये कह रहे हो कि भी नशा मुक्ति। अब नशा तो सुनैना चौटाला भी कह रहे हैं कि नशा को बंद कर दूंगी, ठीक है जी। और उधर से बलवान दौलतपुरिया भी कह रहे हैं नशे को बंद कर दूंगा, लेकिन वो खुद नशे का व्यापारी है, ठेकों का व्यापारी है, उसको टिकट मिल गई। तो बीजेपी ने तो हमेशा बंद किया है और खत्म किया, नशा खत्म करने का काम किया। खेती का काम है। युवा वर्ग कोई बोलेगा नशे पे? नशे का मुद्दा है फतेहाबाद में। हाँ, नशे का मुद्दा है फतेहाबाद में। नशा युवा लड़के खराब हो रहे हैं सारे नशे के कारण। बट्टू के अंदर है, बट्टू के अंदर बहुत बड़ा नशे का मुद्दा है जी। बट्टू ब्लॉक है जो बट्टू का, हाँ बट्टू का, इसमें बहुत ज्यादा नशे का मुद्दा है। ये युवा वर्ग देख रहे हैं आप, ये बोल रहा है खुलकर। फतेहाबाद में बहुत नशा है, फुल नशा है। सीआई वाले उठा के ले जाते हैं और 2 मिनट में छोड़ देते हैं। सबको पता है, सबको पता है भी नशा जगह फैल रहा है। सबको पता है फतेहाबाद में नशा बिक रहा है। क्या उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर के मुद्दे क्या है? मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है ये हल होना चाहिए फतेहाबाद के लिए? फर्स्ट टाइम वोटर अच्छे तरीके से बता सकता है। नशा बंद होना चाहिए। नशा मुक्त फतेहाबाद होना चाहिए। नशा मुक्त फतेहाबाद होना चाहिए। अगर कहीं भी नशा है तो नशा मुक्त होना चाहिए। ये सभी पार्टियों से मेरी भी गुजारिश है। इसे तो आप बड़े बड़े अक्षरों में अपने मैनिफेस्टो में रखिए सर, सभी के सभी रखिए। और मैं यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सर, तालियों से एक बार बता दीजिए कि नशा छुड़वाना चाहते हैं हम भी, और हरियाणा भी नशा मुक्त होगा। मैं एक एक पार्टी से नशे पर, नशा मुक्त फतेहाबाद करने के लिए आपने क्या प्रयास किए? नशा मुक्त करने के लिए तस्करों पर रेड की है, पुलिस की सख्ती की है, स्कूल कॉलेजेस में युवाओं की काउंसलिंग और नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं। इससे एक युवा वहां पर कह रहे हैं, मैं क्योंकि उनके लिए भी आया हूं, वो कह रहे हैं कि पकड़ लेते हैं सर फिर छोड़ देते हैं। इससे पहले हरियाणा के अंदर बेटी की हत्या भ्रूण हत्या का कलंक था। अनिल विज साहब ने, मनोहर लाल नायब सैनी सरकार ने उस कलंक को हरियाणा के माथे से मिटाने का काम किया है। आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो पेट में कोख में पल रही कन्या को मार सके। नशे पे आ जाऊं, फिर मैं महिलाओं पर, बेटियों पर भी आ जाऊंगा। ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नशाखोरी करने के लिए बनेगी। अब तो थी सर, थी अभी तो ये है भाई साहब। ये कांग्रेस का बिछाया हुआ मकड़ जाल 70 साल का है, इसको साफ करने में 2047 लगेंगे हमें साफ। अगले टेन्योर के अंदर पूरी तरह से मैं आपके सामने कहता हूं, फतेहाबाद के अंदर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी नशा बेचने वाले को यहाँ रहने नहीं देंगे। बताइए भाई साहब, ये जो आपने किया है ना इतने सालों में, मैं सुनते आ रहा हूँ 2014 से 2024 आ गया, इतने गड्ढे, इतने गहरे गहरे गड्ढे छोड़ गए थे कि हर मुद्दे के जो भर ही नहीं पा रहे हैं। हमने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। हमारी कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि हम नशे को जड़ से खत्म करेंगे। और हम कैसे करेंगे, कैसे, क्या है आपके पास ब्लूप्रिंट? हम खत्म करेंगे। हम अच्छे एसपी डीएसपी लाएंगे और हमारे जो नेता हैं वो बड़े ईमानदार और नेक इंसान हैं और अच्छा प्रशासन लाके हम नशे को दूर करेंगे। अंकल जी उधर से ऐसे क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 100 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले पूरे करेंगे आपके। जो खुद नशा बेचते हैं वो नशे को क्या दूर करेंगे? बलवान सिंह तो हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का जो भी है अब 70 सालों से कह रहे हैं, ये भी सही है बात है। और अभी कांग्रेस पार्टी सरकारी नौकरी लगाने वाली है या रोकने वाला मुद्दा चल रहा है। और जब अभी मैं 2-4 दिन पहले रोहतक गया था, वहां मेरे को एक बात सुनने में आई। जब बैठे थे हम चाय पी रहे थे किसी ढाबे पे, तो वो कहने लगे कि भी आप जो बीजेपी ने है ना, जो हमारे पढ़े लिखे लोगों को तो लगा दिया है, बाकी बचे है ना वो हमारे भुप्पी लगा देगा। ये बातें भी, भुप्पी मतलब भूपेंद्र सिंह? हाँ। अच्छा, रोजगार का मुद्दा इसके बाद आएगा, नशे का मुद्दा भाई साहब बोल दिया मैंने, पोर्टल तो खत्म करेंगे वो सरकार से आए तो। ओपीएस का मुद्दा भी मैंने पूछा, नशे के मुद्दे पर एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद दोबारा आ जाऊंगा। नशे का मुद्दा, मैं नशे पर मैं बताना चाहता हूँ, जब खिलाड़ियों का हर मैच से पहले एक टेस्ट होता है, तो कम से कम लीडरों का सेशन से पहले और इलेक्शन लड़ने से नॉमिनेशन से पहले एक टेस्ट तो करवा लीजिए सभी का। उनका कैंसिल करवा दीजिए जो नशा करता है, उनका टेस्ट क्यों नहीं होता? सबका टेस्ट होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा मैनिफेस्टो है, सुनैना चौटाला जी ने। आप एक बार जनता से मुक्त फतेहाबाद, ये तो मैंने बोल दिया। बिल्कुल, ये हमारा वायदा है। और जो पार्टियां यहाँ पर नशा मुक्त फतेहाबाद की बात कर रहे हैं, आप थोड़ी देर में मेरे साथ चलना, मेरे साथ नहीं, मैं किसी के साथ आपको भेजूंगा। इन्हीं के दफ्तर से आपको शराब की बोतल की किनके दफ्तर से? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के। ये बड़ा गंभीर आरोप है आप दोनों पर, छोटा जवाब। मैं इसको साबित कर, ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल साबित कर सकता हूँ थोड़ी देर में ही। पुलिस ये काम रोकने के लिए पुलिस है, इनको कोई शिकायत है पुलिस में करनी चाहिए। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज हम अलाउ नहीं। वो कह रहे हैं कि आपके दफ्तर में भी शराब की बोतलें मिल जाएंगी, इनेलो पार्टी कह रही है। ये इनेलो तो हमेशा झूठ पे झूठ बोल रही है। इन्होंने, इनेलो और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर हरियाणा प्रदेश को लूटा है। और कोरोना, मैं बताना चाहता हूँ आपको, कोरोना काल के अंदर इन्होंने शराब घोटाला किया और ये डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास था। दुष्यंत चौटाला ने शराब घोटाला किया। ये शराब के सौदागर है, ये नशे के सौदागर है। ये चिट्टा भाजपा भी कुंवारी है, शराब भाजपा भी कुंवारी है। इस जनता को परेशान करने वाली भाजपा सरकार है और ये दुष्यंत चौटाला है। ये इसके तभी हम आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ता हूँ। दुष्यंत चौटाला साहब पर गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से। दोनों के ऑफिस की पर्ची में कल ला करके दिखा सकता हूँ, अगर ये त्याग पत्र दे। नशे का मुद्दा पंजाब में बहुत बड़ा साहब, पंजाब पीड़ित है नशे से और यहाँ पर फतेहाबाद में खड़े हैं। और जितने हरियाणा के इलाके सटे, मैंने फिर से कह रहा हूं ये बात, वो भी पीड़ित हैं। और इसमें पंजाब कोई बड़ा कारण तो नहीं है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं, किस आरोप में केजरीवाल जेल में थे? बिल्कुल, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो नशा आया वो गुजरात बंदरगाह से आया और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहां पे अडानी का बंदरगाह जिसपे सबसे बड़ी जखीर पकड़ी गई नशे की अभी तक। तो आप पंजाब में लाने से रोक नहीं पाए उसको? अरे पंजाब में लाने से रोक नहीं पाए? आपको लगता है फतेहाबाद में नशा गुजरात से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जड़ से बात कीजिए। जहाँ साहब आई नहीं, वहां पर पकड़ी गई, हमारा काम है पकड़ना। वो कह रहे पकड़ी गई। बिल्कुल, जड़ से बात कीजिए। जहां से भारत के अंदर घुसा है नशा, वहां से बात कीजिए। जड़ पे काम होगा तो फ्रूट पे काम होगा। अगर फ्रूट और पंजाब के अंदर बिल्कुल नशे के ऊपर काम हो रहा है, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही है जिन लोगों ने नशे का व्यापार कर रहे हैं। और अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करना चाहूंगा बीजेपी से एक बार, केजरीवाल वाला सवाल रह गया, वो कह रहे मुझे। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, उनका भी जवाब दूंगा। एक बार भ्रष्टाचार पे बात कर लें। अगर नगर पालिका में भ्रष्टाचार की बात की, ये देखिए विधायक दूडाराम जी के ड्राइवर के आरोप लगाए, आत्महत्या का प्रयास किया दूडाराम के विधायक दूडाराम ने। इधर बात करें प्रॉपर्टी आईडी की। अब मैं रोजगार पे भी आऊंगा, करप्शन पे भी आऊंगा। हाँ जी अंकल जी। घोटाले में केजरीवाल जेल में क्यों गए? फिर क्यों गए भाई साहब?
देखिए सरकार इनकी जबरदस्ती जेल में डाल रखा है, उनको अभी तक कोई आरोप साबित नहीं किया गया है केजरीवाल जी पे और इनके मंत्री पे। इनके मंत्री पे ये देखिए, आप उधर जाइए ना, मैं ले लूंगा सबसे सवाल, मैं ले लूंगा सवाल। तरीके से डिबेट करते हैं ना मैडम, बताइए तरीके से। मैं सबके पास, मैं पीछे भी आ जाऊंगा, हाथ खड़े कीजिएगा। सर मैं सबसे ज्यादा रोजगार के बारे में बोलना चाहती हूँ। अब रोजगार मिलता है जो इंटेलिजेंट है, मेरिट के हिसाब से मिलता है, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। इसका मैं उदाहरण देती हूँ। मेरा बेटा और बहू रोहतक मेडिकल कॉलेज, जो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से वो डेंटल सर्जन बने और उनका गोल्ड मेडल, दोनों को गोल्ड मेडलिस्ट है थ्रू आउट लाइफ। कोई सवाल है मैडम? सवाल था ये। जॉब नहीं मिली, अब बगैर पर्ची बगैर खर्ची जॉब मिल रही है। तो ये गवर्नमेंट का कह रहे पढ़े लिखे जो है, जो जिनमें प्रतिभा है, इंटेलिजेंसी है, उनको जॉब मिल रही है बिना पर्ची खर्ची। रोजगार के मुद्दे पे आ रहा हूँ, रोजगार का मुद्दा, कोई सवाल? HKRN में जो ये बता रहे हैं कैंसर का काम किया है इन्होंने, जवानों को जो HKRN में कहते हैं ये मेरिट के बेस पे नौकरी दी है, वहां जिसकी जाता है वहां श्यामगिरी उसका काम होता है, बाकी किसी का नहीं होता। हजारों सबूत दे सकता हूँ और नहीं हो पाते। सुनो, और जो ये शाकाहारी पार्टी की बात करते हैं, बीफ पे बोले, एक ये बताएं कि किसान आंदोलन सही था गलत था, और 5100 उनसे सवाल है, 5100 पेंशन के ऊपर बताएं, बुढ़ापा पेंशन। चलिए 5100 रुपए पेंशन का थोड़ा सा हट जाइए ना, वो बिल्कुल आपने तो उनको दिखने से बंद कर दिया। आप नशे के मुद्दे पर पूछ रहे थे, जरा इनकी पर्चियां तो दिखा दो दोनों दफ्तरों की। ये ले बैठे भाई साहब, आपने बोल दिया, जनता सुन रही है, उसके बाद आप शिकायत करो ना। क्या आप भी पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है। नहीं, ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं आपने। नहीं, ये क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, मैं पर्ची दिखाने वाला, मैं पर्ची लेने वाला कौन उनकी? आप पुलिस में शिकायत करो ना। आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई? आप तो जागरूक है, जेजेपी से है, करवाइए। अगर नशे के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं तो वोट नहीं मिलना चाहिए, पकड़िए, आप पुलिस में शिकायत कर दीजिए ना। क्योंकि मैं पुलिस में शिकायत करनी चाहिए ना। आप एक पार्टी से हैं, जिम्मेदार हैं, आपको पुलिस में आज ही शिकायत करनी चाहिए। मैं खबर दिखाऊंगा जी। क्यों नहीं दिखाते? मैं लाइव में कैसे चला जाऊंगा? पर्ची कैसे दिखाऊं? कैसे पर्ची इनकी जेब से निकलूं? इनकी जेब से ऐसा है? बताइए सर, कोई पर्ची है तो दिखा दीजिए। मेरे पास किस चीज की कहाँ पर्ची है सर? मैंने तो कभी देखी भी नहीं। केजरीवाल जी गोवा चुनाव के लिए शराब घोटाले के लिए 100 करोड़ रुपए लेकर के उस आरोप में जेल में है, बेल अब हुई है। अब आगे क्या कार्यक्रम है इनका? इधर जो खड़े हैं, इधर जेल में है, बेल में है। ये नेशनल हेराल्ड में लैंड डील में जेल में है, बेल में है। ये जेल में है, बेल में है। ये इनका खेल चुनाव का नहीं है, इनका खेल है कि बेल होगी कि नहीं होगी। अब रोजगार का मुद्दा मैं उठाने वाला हूं। कुछ युवा यहाँ पर है। HKRN ये बनाया आपने, चुनाव जब आए तब आपको याद आया कि इनके भविष्य को भी सुरक्षित करना है। ठीक बात है, आपने भविष्य सुरक्षित किया। 4 साल पहले HKRN बनाया, उसके बाद चुनाव आए, नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने भविष्य सुरक्षित कर दिया। वो कह रहे कि हम यहाँ पर अध्यादेश भी ले आए। युवा अभी भी शिकायत कर रहे हैं। मनोहर लाल जी भाई साहब, अभी तो आपने वो कह रहा था कानून लाएंगे, उनका भविष्य सुरक्षित करेंगे। हो गया है वो। HKRN में जो ठेका प्रथा थी, जो कांग्रेस के राज में ठेकेदार 2 महीने की तनख्वाह खुद रख के और 10 महीने की देते थे, या उनके ATM कार्ड ले लेते थे और सैलरी खुद निकलवाते थे, वो रोकने का काम किया है। उनको शोषण होता था भाई साहब, वो रोकने का काम किया है। जवाब हम हमारे मैनिफेस्टो में है, हम 2 लाख नौकरी देंगे हर साल, और हम OPS देंगे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये हम बुढ़ापा पेंशन देंगे, 6,000 बुढ़ापा। एक अंकल जी नाराज है मेरे से, लास्ट में यही सवाल होगा मेरा कि क्या करेंगे। एक अंकल जी नाराज है। एक हमारा लोकल मुद्दा है प्रॉपर्टी आईडी का। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे इस भाजपा सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। वो मुद्दा ठीक है, एक करप्शन का मुद्दा, नगर परिषद का मुद्दा। अंकल जी बताइए। अब ये कह रहे हैं, अब ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं भैया मैं बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दे रहे हैं। कह रहे हैं ना, ये मेरे पास पर्ची है, कांग्रेस राज की है, और चपड़ासी लगाने के लिए मेरे बच्चे को, ये चपड़ासी लगाने के लिए साइन है। बोले तेरे को जानता कौन है? अच्छा, साइन हमें क्या, मेरा प्रूफ है 2009 के। कांग्रेस वालों ने क्या पैसों से देंगे नौकरी? हाँ, कांग्रेस वालों ने क्या? किसने कहा? ये बयान आ रहे हैं, जो MLA खड़े हैं सबके बयान आ रहे हैं। ये MLA वाला बयान थोड़ा गले की फांस बना हुआ है जी। जल्दी। एक सामाजिक सवाल मेरा सभी पार्टियों से सवाल है। 58 साल हरियाणा को बने हुए हो गए हैं,
2 लाख नौकरी के लिए कितने पैसे लोगे भाई साहब? कांग्रेस सरकार से पूछना चाहते हैं। 58 साल हरियाणा बने हुए हो गए हैं। आप फतेहाबाद शहर बता दो, शिक्षा में, रोजगार कर, बिजनेस में, शिक्षा में, बिजनेस में और स्वास्थ्य में कहाँ खड़ा है? आप ये पूछिए 2 लाख नौकरी देंगे तो उनके पैसे कितने लेंगे? अब 2 सवाल आ गए। ये जो पैसों वाला खेल है, पर्ची खर्ची क्या, ये बीजेपी ने ऐसा शब्द गढ़ दिया कि लोगों के मन में भी अब धीरे धीरे बस रहा है और सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है और हमने पहले भी 1.5 लाख नौकरियां दी थी और फिर पर्ची लिया है और फिर पर्ची लिया है भाई साहब। ठीक है कोई नहीं। चपरासी लगाने वास्ते 8 लाख रुपये चाहिए भाई। कितने? 8 लाख। कितने? 8 लाख। अरे 8 लाख रे। कांग्रेस ने हमें इस देश में सुई नहीं बनती थी, जहाज बनते थे। कांग्रेस ने इस देश का, प्रदेश का विकास किया और आज इस पार्क की दुर्दशा देख लो आप। और ये हमारे शहर के अंदर पानी निकासी का सारा देख लो। और जो पैसे की बात करते हैं, जिन नेताओं ने पैसे लिए थे वो इन लोगों ने नेता सजा काटा है। मेरे पास 10 से 8 मिनट है। सिर्फ एक नगर परिषद में करप्शन का मुद्दा है कि नहीं है? नगर परिषद में है सर, नगर परिषद में करप्शन का मुद्दा एक उठता है। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी आईडी ये परेशानी का सबब पूरे हरियाणा में बना, ये मानते हैं आप? अगर प्रॉपर्टी आईडी के मामले में नगर परिषद का गेट है, उसके साथ फुआरा चौक है, फुआरा चौक के साथ पहला घर मेरा है। अगर नगर परिषद का कोई कर्मचारी रिश्वत की मांग करे, रात को 12 बजे मेरे पास आ जाएंगे। और करे क्यों करे? पहले किसी भी डर है उनमें, क्यों करे ही ना? हरियाणा में देखिए हरियाणा में फतेहाबाद के अंदर मैं कहता हूं 23,000 प्रॉपर्टी आईडी है, ठीक बनी है, जिनका कोई सारी ठीक बनी है, सारी ठीक नहीं बनी है। मैनुअल जिसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मानते हैं गड़बड़ तो सर भाई साहब कुछ में गड़बड़, ने टुकड़ा करना है और करना है, वो मैनुअली होगा ना, वो करवा देंगे। लेकिन अगर कोई पैसा मांग करेगा कर्मचारी, उसको नौकरी में नहीं रहने देंगे। मेहता साहब, करप्शन आपने पहले रोजगार पर मुझसे नहीं चलिए बोल, रोजगार बोल। ये बार कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची। ये देखिए दूड़ा राम के ड्राइवर ने ये आरोप लगाया था कि दूड़ा राम ने और उसके पीए ने मुझसे पैसे लिए, मैंने लोगों से लाके दिए। आज वो मुद्दा खत्म हो चुका है, उसको दबाया गया। ये ऑनलाइन अभी तक वीडियो जारी है, उसके ड्राइवर का लिखित में बयान है। ये रहा लिखित में बयान। और दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, नगर परिषद में भ्रष्टाचार की। फतेहाबाद में 50,000 रुपए लेकर एक गलत प्रॉपर्टी आईडी भी बना दी जाती है और बिना पैसों के जो सही प्रॉपर्टी आईडी होती है, हक वाली जो बननी चाहिए, बिल्कुल जायज होती है, वो भी कर्मचारी उसको ऐसा परेशान करते हैं आदमी को कि वो लास्ट में करप्शन से पैसा दे के प्रॉपर्टी आईडी बनवाता है। ऐसा कोई है उदाहरण आपके सामने आया? हजारों उदाहरण है। अभी आप 5 मिनट का टाइम दीजिए, हजारों उदाहरण पेश कर देंगे। यानी ऐसे उदाहरण है करप्शन। मैं करप्शन पर बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस के भाई ने कहा भी हम 2 लाख नौकरी देंगे, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है 2 लाख नौकरी देंगे, आश्वासन है, बहुत अच्छी बात है, 2 लाख की 3 लाख भी दे। मैं पूछना चाहता हूँ खर्ची पर्ची से देंगे या सीडीटी से देंगे? एक ही बात का जवाब दे। इससे पूछ रहे हैं आप? कांग्रेस के भाई साथी से कैसे देंगे नौकरी? मेरिट से देंगे, पर्ची खर्ची देंगे। फिर रोजगार पर मुद्दा आ गया, मैं करप्शन पर था। एक करप्शन पे आ जाऊं, उसके बाद आपका जवाब ले लूंगा। करप्शन पे पहले ही बोल चुके हैं कि धूड़ाराम के जो ड्राइवर हैं उन्होंने आरोप लगाया, उन पे प्रॉपर्टी आईडी का है और जेजीपी पे खुद पे आरोप लगते आए हैं। उनके चाचा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें तो बहुत सारे घोटाले किए हैं, काफी सारे घोटालों में उनका नाम आ रहा है। और अभी अगर मैं हरियाणा की जो विकास की बात कर रहे हैं बीजेपी में, उनसे बात करना चाहता हूं। जरा हरियाणा का जो विनाश तो इन्होंने जरूर किया, हरियाणा में बंद किए 292 सरकारी स्कूल बंद करने का काम ये कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, हम लोग ये काम ये कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बाढ़ की बात करें, बाढ़ के अंदर बेहाल जो है फतेहाबाद बेहाल रहा। जो हमारे विधायक जी है वो जन्मदिन का केक काट रहे हैं और यहाँ पे जो है बाढ़ से लोगों ने, दुनिया ने नदियों पे बांध बना दिए, इनसे नाले नहीं रुक रहे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें निकासी की, फतेहाबाद में पानी की निकासी की, फतेहाबाद में सीवरेज लाइन में डूबने से बच्चे की मौत। ये देखिए किसी के घर का चिराग चला जाता है, बच्चे की डूबने से मौत है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये निकासी हो रही है फतेहाबाद में जो विकास, जल निकासी का मुद्दा भी आ गया और मुद्दे। अब मेरे पास समय कम है, बताइए तीसरा सवाल। सवाल मेरा वही है, उत्तर नहीं मिला मेरे को। आप भी मेरे को लग रहा है किसान को अनदेखा कर रहे हो। किसान को बिल्कुल अनदेखा नहीं। मैं पहले शुरुआत ही किसान को लेकर करी थी। 50 मन सरसों वाला मेरे को किसान ला दो, मैं 1 किला जमीन दूंगा। कांग्रेस से सवाल है? हाँ समझ आया सर आपको सवाल?
आप वो जवाब दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार देखिए नेताओं की तरह हम पर भी आरोप लग जाते हैं। इतने तो मेहनत से पसीना हम भी बहाते हैं साहब, और किसानों के लिए मैं गारंटी देता हूँ इतने मुद्दे उठाए हैं और उठाता रहूंगा, और जब तक जर्नलिज्म में हूँ मरते दम तक उठाता रहूंगा भाई साहब। किसान पहले मेरे लिए। बताइए। देखो, आप चिंता मत कीजिए, किसानों की बात ही रहेगी। और बताइए। इसका जवाब मैं पहले भी दे दिया, और इसका जवाब मैं 2 तरीके से और देता हूँ। आप मेरा जवाब आराम से सुनिए। बोलिए। सर जी, ये बोल रहे हैं मिड्डा साहब, आज तक MSP पे मूंगफली की फसल बिक रही है, बोला था 6700 रुपए बिक रही, ये 1 नवंबर से पहले क्यों नहीं ले रहे हैं? 1 नवंबर से पहले क्यों नहीं ले रहे हैं भाई साहब? देखिए, ठीक है, देखिए, पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर MSP पर फसल खरीदने में ये जो मेरे सामने मेरे बड़े भाई देवता तुल्य जनता खड़ी है, इनकी जेब का पैसा लगता है। लेकिन जब पड़ोसी पंजाब जहाँ MSP नहीं मिलती, वहां से लोग आके यहाँ बेचने लगते हैं, इसलिए हमें नियम कानून बनाने पड़ते हैं। हम हमारे देश के दूसरा कुएं में कूदेगा, आप भी कूद जाएंगे क्या? आप क्यों देख रहे हैं उनको? हरियाणा के पैसे से हम हरियाणा के किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। हरियाणा के पहले खरीद लीजिए, वो कह रहे पंजाब वालों की फसल नहीं खरीदेंगे। ठीक है। इस डिबेट के अंत में हूँ, एक बार बहुत गंभीरता से, भाई साहब बहुत नजदीक आ गया। फतेहाबाद के लोग जो है ना, वो शांति से डिबेट करने वाले हैं, मुझे पता है, और मुझे खुशी है आपने हंगामा नहीं किया, लेकिन आप बहुत नजदीक आ गए। इतना प्यार है आप सभी का। अब अंत में मैं पूछ लूं सर, नेताओं से बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। हमारा परमल दाना भी तैयार है, ये लेने के लिए अभी इन्होंने कंडे तक नहीं लाया, ये कह रहे हैं दाना लेंगे। ये किसानों का मुद्दा सर चुनाव में रहने वाला। JDPI तो क्या करेगी? JDPI सभी फसलें किसानों को उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने 4 साल खरीदी है, 6 महीने जो है इनको बीजेपी सरकार का बड़े होंगे, अब नहीं खरीद पा रहे हो। मेरी बात बड़ा मुद्दा आपके किसानों की फसलें टाइम पर, पेमेंट टाइम पर, और उनको पानी की सुविधा, और खाड़ों का जो है 10 साल के बाद उस खाड़ का दोबारा निर्माण करें। इनेलो पार्टी सत्ता में आई तो क्या मुख्य मुद्दे? 3 बातें। किसान सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। दूसरा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, और तीसरा, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID, ये सभी आईडियां बंद करके बढ़िया तरीके से होटल आप भी खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे। अगर आप पार्टी सत्ता में आती है तो क्या मिलेगा? ये लोग जो आपको देख पा रहे, सुन पा रहे। बिल्कुल, देखिए, बिजली फ्री मिलेगी आम जनता को, जो कि आज तक ये जो है बड़े बड़े MP उनको देने चाह रहे हैं, और जो है फ्री नहीं चाहिए। बिल्कुल, और जो है इसके बाद में जो है, देखिए, सरकारी स्कूल इतने बढ़िया कर दिए जाएंगे, सरकारी स्कूल इतने बढ़िया कर दिए जाएंगे। अरे भाई साहब, हाँ, आप मैं अंत में आऊंगा। कांग्रेस पार्टी सत्ता में, सुन लीजिए ना, ये सभी नेता, इनकी बातें सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो क्या? सॉरी। देखो, कांग्रेस पार्टी की सत्ता आने के बाद एक तो इनके राज्य में सरपंचों ने धरना दिया, पार्षदों ने धरना दिया। हमारे राज्य में वो धरना कभी नहीं लगने देंगे, क्योंकि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, रोजगार देंगे, MSP देंगे, और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, और 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे। भैया, कांग्रेस सबसे पहले करेगी अपना लगा हुआ खर्चा पूरा, और कुछ नहीं करेगी। इतने पैसे लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, बेहिसाब धन बल का उपयोग कर रही है कौन? कांग्रेस पार्टी। शिक्षा और पकड़ो ना, पकड़ने आपने कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। चुनाव आयोग से शिकायत है। बिल्कुल कीजिए शिकायत है, बिल्कुल धन बल का। अब अंत में बीजेपी से सवाल मैं पूछ लूं, मैं सबको दिखाऊंगा, एक बार सबको दिखा दूंगा। बीजेपी आई तो क्या तीसरी बार मौका क्यों दे? बीजेपी आई तो गरीब की, OBC की, दलित की, सब समाज की सुरक्षा करेगी। कांग्रेस के राज में सिखों का हत्याकांड हुआ, मिर्चपुर में रविदास समुदाय के लोगों को जलाकर मारा गया, गोहाना में वाल्मीकियों को जलाया गया, रोहतक, भिवानी में पंजाबी, बनिया, सब लोगों की दुकानें जलाई गई। हम सुरक्षा का माहौल देंगे, किसी को अत्याचार नहीं करने देंगे। चिल्लर होद की तरह सिखों को जिंदा जलाया गया, ये कांग्रेस का इतिहास है। ये इस पार्क के साथ सामने वाली गली में 1984 में हमारे सामने एक सिख युवक को इन लोगों ने चलाया था।
ठीक है, 1984 की बात, इतिहास की बात, हर तरीके से बात, हर मुद्दे की बात, कोशिश की फतेहाबाद के हर मुद्दे को उठाए, लेकिन यहाँ की जो जनता है बहुत बोलना चाहती है, समय की कमी है, इसलिए समय की कमी रहती है, मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आपने इस कार्यक्रम को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता का महासंग्राम लगातार जारी रहेगा, हर जिले में जा रहे, चुनावी माहौल दिखा रहे, मुद्दों की बात,